गरीब की ठंड में शादी। ये कहानी है राम दिन के घर की, जो अपनी पत्नी गोदावरी और बेटी राखी के साथ एक भाड़े के घर में गरीबी के दिन काट रहा था। वो भोर की पहली पौड़ी के साथ जाकर जलाने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाता है। अजी लाल चाय बनाई है, 2 घूंट पीते जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बोली में झिझक क्यों सवार है? क्या करूँ जी, भगवान ने जैसे हमारे घर की किस्मत कूश की कलम से लिखी है। कितने बसंत बहार बीत गए। अब तो लगता है जैसे इस गरीबी के गड्ढे से हम कभी नहीं उबर सकेंगे। फिर ये किराए की छत भी कब छिन जाएगी, कोई पता नहीं। ऐसा कहते हुए गरीब गोदावरी की आंखें डबडबा जाती हैं, साथ ही रामदिन भी रो पड़ता है। तभी राखी अपने माता पिता के टूटे हुए मन का हौसला अफजाई करती है। माँ, बाबूजी, जीवन तो सुख दुख का संगम है और ये गरीबी अमीरी एक सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं। भले हम गरीब हैं, मगर हम साथ तो हैं। देख रही हो भाग्यवान, हमारी राखी सयानी हो चली है। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ। गरीब रामदिन अपनी कुल्हाड़ी और गतान लेकर जंगल जाता है, जहां जंगल के सरकारी मुलाजिम हर लकड़हारे को जंगल से खदेड़ रहे थे, जिसे देखकर रामदिन दुखी मन से घर लौट आता है। बाबूजी, आज आप इतनी जल्दी लौट आए? राखी बिटिया, जंगल पर रोक लगा दी गई है। अब मैं निहत्था हो गया हूँ। अजी संभालिए खुद को। ईश्वर का अस्तित्व जग से अभी मिटा नहीं है। वो कोई ना कोई राह खोलेंगे। घटते सूरज की लाली के साथ अंधेरा घिर आता है। तभी मणिलाल उनके दरवाजे पर आ धमकता है। रामदिन, अरे ओ रामदिन, अरे कहाँ छिपा बैठा है? बाहर आ। अरे मणिलाल जी, आप यहाँ क्यों? अब क्या मुझे अपनी ही मिट्टी पर लात रखने के लिए तुझ जैसे गए गुजरे गरीब से इजाजत मांगनी पड़ेगी? ये मिट्टी मणिलाल की मलकियत है। आज 30 तारीख है। इस महीने की मिलाकर तुझे 6 महीने का भाड़ा चुकाना है। चल जेब ढीली कर। मणिलाल जी, अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। अब मैं तुम मुफ्तखोरों को एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। इसी पल मेरा घर खाली कर दो। मणिलाल जी, हम गरीबों पर ऐसा गजब मत ढाइए। हमें बेघर मत कीजिए। गोदावरी को अपने आगे गिड़गिड़ाता देखकर मणिलाल अपनी मूंछों को ताव देते हुए राखी को एकटक ताकते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बेघर नहीं करूंगा। बदले में तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करा दो। वैसे भी ये शादी के लड्डू चखने लायक हो गई है। इसे तुम्हें बिना दान दहेज के दामाद मिल जाएगा और ये छत भी तुमसे नहीं छीनेगी। अपनी बेटी से दोहरे उम्र के मणिलाल की ये घिनौनी सोच सुनकर गरीब माता पिता सामान की गठरी बांधकर घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मणिलाल जैसे शख्स हर मोड़ पर लालच की ललक लिए खड़े हैं कि कब किसी गरीब बात की बेबसी का फायदा उठाएं और उसकी बेटी को फाड़ खाएं। सड़क पर सनसनाती हवाएं उन तीनों से टकरा रही थी। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आ पहुंचते हैं, जो इन गरीबों का गढ़ बन गया। अगली सुबह, बिटिया, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं काम की खोज में जा रहा हूँ। बाबूजी, लाल चाय बनाई है, पी कर जाइए। इससे आपके इस ठंडी बयार में गर्माहट मिलेगी। राखी पाइप के बाहर चूल्हा फूंकती हुई चाय बना रही थी। बहती बयार से बार बार चूल्हा बुझ रहा था, मगर उस गरीब की बेटी ने जैसे तैसे चाय बनाकर अपने माता पिता को परोसा, जिसके बाद रामदिन काम की खोज में निकल पड़ा। दूर एक चाय की दुकान पर सूट बूट पहने हुए एक शख्स बैठा हुआ था, जो आंखें गड़ाकर उस गरीब परिवार के बीच से प्यार की झांकी देख रहा था। दिन बीतते गए और गुजरते दिनों के साथ ठंडी बयार का उत्कर्ष बढ़ता चला गया। उस ठंडी हवा के बीच पाइपलाइन के बाहर बैठी राखी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। उसके तन पर एक सूट के सिवाय कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके हाथों के रोए सिहर उठते हैं। अरे राखी बिटिया, तू भीतर आकर बैठ जा। देख, ये पुरवाई बयार पानी की तरह बह रही है। ठंड के मारे ठिठुर रही है तू। बाकी की रोटी मैं बना दूंगी। नहीं माँ, आप भीतर ही रहिए। आपको पता है, मैं नहीं चाहती कि इस पूस की पुरवाई बयार से आपकी तबीयत बिगड़े। अपने माता पिता के प्रति स्नेह भाव ने चाय की दुकान पर बैठे वेदांत को घेर लिया था। हर दिन के साथ वो राखी की ओर और खिंचा चला जा रहा था। वो हर सुबह चाय पीने के बहाने पाइपलाइन में बसे उस गरीब परिवार के बीच का सार्थक स्नेह देखने आया करता था। तभी एक दिन वेदांत चाय वाले से उनके बारे में पूछताछ करता है। राधे, ये परिवार इस पाइपलाइन में क्यों रहता है? अरे बाबूजी, कुछ दिन पहले ही इस पाइपलाइन में आए हैं। वो रामदिन चाचा हैं और राखी है उनकी बिटिया। भले गुणों से भरी है। रामदिन काका तो दिन रात बिटिया की शादी के सोच में डूबे रहते हैं। इस गरीबी में रूखा सूखा खाकर रात काट रहे हैं। फिर गरीब की बेटी का हाथ थामना कौन चाहता है?
फिर वेदांत अपनी कार में सवार होकर सीधे अपने घर आता है। उसका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा था, जहां वो अपनी बीमार माँ के सर पर हाथ फेरता हुआ मुट्ठी बांधे बोलता है, माँ, मुझे बहू मिल गई है, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास होगी। अगले दिन वेदांत उस पाइपलाइन के पास आता है। उस गरीब परिवार की टुकड़ी उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं और खौफ से भरी गोदावरी फुसफुसाती है, अजी लगता है ये बाबूजी इस पाइपलाइन के अधिकारी हैं। देखिए बाबूजी, ये पाइपलाइन मुझ गरीब परिवार का आखिरी आसरा है। हमें यहाँ से मत खदेड़ना। काका, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वेदांत की बात सुनकर रामदिन, राखी और गोदावरी सोच में घिर जाते हैं। तभी गोदावरी कहती है, मगर बेटा, तुम बड़े बाबूजी होकर हम गरीब की बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये गरीब की बेटी गुणों की धरोहर पर भरी होती है। राखी दिन रात खुद सर्दी की ठिठुरन सहकर आप दोनों को बर्फबारी से बचाती रही, इसलिए इससे बेहतर बहू मेरी माँ के लिए कोई नहीं हो सकती है। अपनी राखी मुझे दे दीजिए। ये सुनकर उस गरीब दंपत्ति की झुर्रियों से घिरी आंखों में बुझी हुई आस एक बार फिर उजागर हो जाती है और ठंड के उस ठहराव में राखी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गोदावरी पाइपलाइन में ही अपनी बेटी की हल्दी की रस्म करती है। राखी बेटी, अपने माँ बाबूजी को माफ कर देना। हम तेरी विदाई एक भले घर से कर सकने के समर्थ नहीं है। ऐसा ना कहो माँ, बुरे वक्त में ये पाइपलाइन ही हम गरीबों का बसेरा बना था। आज इसी पाइपलाइन में मेरे हाथ पीले हो रहे हैं। आप और बाबूजी इस गरीब बेटी के सर जमीन है। मेरी डोली यहीं से उठेगी। हर दिन के साथ शादी की रस्म बढ़ रही थी, जिसके साथ बढ़ रहा था सर्दियों का सिलसिला। अगली सुबह गोदावरी कहती है, अजी अजी आज राखी की मेहंदी की रस्म है, कहीं से मेहंदी का बंदोबस्त करो। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहते हुए रामदिन ठंड में ठिठुरता हुआ मेहंदी की खोज में निकल पड़ता है। उसके शरीर पर ना तो शॉल स्वेटर था, ना पाँव में चप्पल, मगर फिर भी उसकी आंखों में एक बड़ी सी चमक थी। आखिरकार उस गरीब की बेटी का घर बसने जा रहा था। कुछ दूर आने के बाद उसकी नजर मेहंदी की बहुतेरी झाड़ियों को देखकर झिलमिला उठती है। भगवान का शुक्र है, मेहंदी मिल गई, जल्दी से तोड़ लेता हूँ। रामदिन जल्दी जल्दी मेहंदी और कुछ आम के पत्ते और जंगल की जमीन पर बिखरे रात रानी के फूल तोड़कर घर लौट आया, जहाँ गोदावरी ने मेहंदी पीसकर मेहंदी की रस्म रीत को पूरी की। वहीं रामदिन ने भी फूल पत्तियों के गठजोड़ से पूरे पाइपलाइन को सजा दिया। बाबूजी, खाना खा लीजिए। हाँ बेटिया, आज आखिरी बार अपने हाथों से मुझे खाना खिला दे, क्योंकि कल सवेरे तो हमारी सोन चिड़ैया ससुराल चली जाएगी। अगली सुबह पूरे पाइपलाइन के चारों ओर बर्फ बिखरी हुई होती है, जहाँ वेदांत और राखी की शादी हो जाती है। और वेदांत कहता है, माँ बाबूजी, आज से राखी मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। इस नाते मैं आपका बेटा हुआ और अब आप मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं बेटा, बेटी के बाबुल का तो उसके ससुराल में रहना कभी नहीं शोभता है। तो अब मैं आपके घर का खर्च और रखरखाव का भार उठाऊंगा। इससे आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपको ये ठंड में ठिठुरना भी नहीं पड़ेगा। वेदांत का सरल स्वभाव देखकर रामदिन का दिल खुशी से भर उठता है। आखिर उसकी गरीब बेटी का घर भी बस गया था, साथ ही उन्हें अपना बसेरा मिल गया था, जहां उन्हें रात और भोर के ठंड का कहर फिर कभी नहीं काटना पड़ा। गरीब की जादुई सोने की ईंट देने वाली भट्टी। हरिया नाम का एक व्यक्ति बहुत गरीब था, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भट्टी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु, माँ सुरेखा, पिता महेश और 8 वर्षीय बेटी सुनैना थी। बेटी स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल से आकर अपना बस्ता रखकर वह हरिया से कहती है, पिताजी, मुझे 1.5 साल हो गए इन जूतों को घिसते घिसते। देखिए कितना फट गया है। ये मेरे स्कूल की सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप मुझे नया जूता कब दिलाएंगे? सुनैना, बेटी तू परेशान मत हो, अगले माह मैं तुझे नए जूते जरूर दिला दूंगा। थोड़ा और सब्र कर, घर में तेरी दादी की दवाई और घर का राशन भी तो लाना है। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? हाँ, जूते तू थोड़े समय और चला ले। ठीक है पिताजी। देखा हरिया जी, हमारी बेटी कितनी सयानी है, हमारी बात समझती है। तभी हरिया का पिता टूटी हुई छड़ी लाकर कहता है, अरे हरिया बेटा, देख तो जरा, मेरी ये छड़ी टूट गई, नई छड़ी ला दे बेटा। और बेटा, मेरी दवाई भी, तेरी तनख्वाह तो आज आने वाली है। अजी, आपको घर का राशन और इसकी स्कूल की फीस तो याद है ना? सरकारी में भी पढ़ाते हैं तो 100-200 तो जाते हैं। जानता हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी, याद है मुझे। आप सबको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला कर रहा हूँ जैसे तैसे। तनख्वाह आ जाएगी तो घर का सामान ही लाऊंगा सबसे पहले। जा रहा हूँ काम पर। मधु,
मुझे गुड़ और लस्सी दे रही हो तो दे दो। अजी लाई, 1 मिनट में। ये कहकर मधु उसके लिए गुड़ लस्सी लाती है, जिसे खा पीकर हरिया अपने काम पर चला जाता है और भट्टियों की ईंटों को उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। उसे तनख्वाह मिलती है। उसका मालिक नारायण कहता है, ले हरिया, तेरे 3000 रुपए। मालिक, ये तो बहुत कम है। मेरी 8000 तनख्वाह के आधे भी नहीं है ये। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, बच्चे के जूते लाने हैं, घर का राशन चाहिए। मैं भी जानता हूँ, मुझे ज्यादा सिखा मत। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और भी मजदूरों को पैसे देने हैं और उनको आधे आधे दे रहा हूँ। तू अनोखा नहीं है जिसको मैं इतने कम पैसे दे रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मालिक, थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करना। इन पैसों से घर का थोड़ा राशन ले आऊंगा और कुछ नहीं ले सकता मैं इससे, और मुझे इंतजार करना होगा मालिक के बाकी के पैसे देने का। घर जाकर हरिया मधु को घर का थोड़ा राशन दे देता है और अपने पिता को एक डंडी तोड़कर हाथ में पकड़ा देता है। पिताजी, मुझे माफ करना, अभी तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, इसलिए आप इसी से ही काम चला लीजिए। अरे कोई नहीं बेटा, गरीबी आई है, अब तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, इससे भी सहारा पड़ जाएगा मुझे। पापा जी, खाना खा लीजिए, फिर आपकी दवाई का समय हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, आप सब परेशान मत होइएगा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था मुझे जूता देना, तो लाए क्यों नहीं मेरे लिए? बेटा भी थोड़ा और इंतजार करो। आप हमेशा यही बोलते रहते हैं पिताजी। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी कल से। अरे गुड़िया, ऐसे रोते नहीं हैं। माँ, रोने दीजिए उसे, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। उसे मजबूत होना होगा ऐसी स्थिति के लिए। 1 हफ्ते बाद हरिया अपने पैसे मांगता है। मालिक उसे फिर टाल देता है और कहता है, मुझे यहाँ से इसे निकालना ही होगा। हरिया जब बहुत सारी ईंट उठाकर ले जा रहा था तो नारायण उस जगह पर ग्रीस लगा देता है, जिस कारण वो गिर जाता है। उसके चोटें आती हैं और ईंटें भी टूट जाती हैं। ये देखकर नारायण कहता है, अरे कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सारी ईंटें बर्बाद कर दी, इतना नुकसान कर दिया, ठीक से चला नहीं जाता ना? अरे अरे राम, कोई तो उठाओ। मालिक, माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया यहाँ पर। अब मैं तुझे पैसों में से कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, निकल जा यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए, आप धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा जा यहाँ से, कामचोर कहीं का। नारायण उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। घर जाकर जब वो ये बात सबको बताता है तो वो सब बहुत परेशान होते हैं और हरिया के कमर में मधु हल्दी का लेप लगाती है। 4 दिन बाद वो ठीक होने के बाद काम ढूंढने निकलता है, मगर उसे किसी भी भट्टी में काम नहीं मिलता। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है और खाने की नौबत आ गई थी। तब परेशान होकर हरिया कहता है, हे भगवान, गरीब के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूंगा? अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मुझे भट्टी के काम के अलावा कुछ आता भी नहीं है। मैं खुद भट्टी बनाऊंगा। थोड़े पैसे हैं मेरे पास सामान लाने के लिए। ये लीजिए, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने सिर्फ जरूरत के लिए रखे थे। इससे ज्यादा जरूरी समय और कुछ नहीं है। शुक्रिया मधु। हरिया जैसे तैसे अपना सामान लाकर खाली मैदान में, जो उसके घर से थोड़ी दूर थी, वहां खुद की भट्टी तैयार करता है कि अगले ही पल तूफान आने की वजह से उसकी भट्टी खराब हो जाती है। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं सोचता। जैसे तैसे मैंने अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहा तो आपने उसको भी खराब कर दिया। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो भगवान? बेबस हरिया अपने घर जाकर घर वालों को ये बात बताता है, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब हरिया सोता है तो सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, पुत्र, मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ले ली। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। अपने परिवार के लिए तुम बहुत चिंतित रहते हो, पर चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई भट्टी दूंगा जिसमें से सोने की ईंटें निकलेंगी। उसी जगह जाओ जहां तुमने अपनी भट्टी बनाई थी। गणपत बप्पा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वो उठता है तो घबराया हुआ अपनी भट्टी के पास जाता है, जहां मधु भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अजी, आप यहाँ भागते भागते क्यों आए हो? क्या हुआ? अरे जरा सामने देखो, हमारी भट्टी, जरा इसे चालू करो। अरे ये कैसे हुआ?
हमारी भट्टी तो तहस नहस हो गई थी। मधु, तुम ईंटें पकाने के लिए सामान तो डालो इसमें। जैसे ही मधु उस भट्टी में ईंट पकाने के लिए सीमेंट डालती है तो थोड़ी देर बाद सोने की ईंटें बनकर निकलती हैं। ये देख मधु हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? मुझे आप कुछ बताएंगे? हमारी भट्टी तो खराब हो गई थी और ये सोने की ईंटें कैसे आ रही हैं? तभी हरिया उसे सपने वाली बात बता देता है, जिसके बाद मधु खुश हो जाती है और उसमें और सामान डालकर उस जादुई भट्टी से सोने की ईंटें निकाल कर ले जाता है, जिन्हें बेचकर वो अपनी बेटी के लिए 2-3 जोड़ी जूते और माता पिता के लिए दवाई, छड़ी, फल और मधु के लिए नई साड़ी खरीद कर उन सबको देता है। ये सब देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, एकदम से इतना सब कैसे आया? कमाल हो गया। पिताजी, सब भगवान की रहमत है। वो हमारी परीक्षा ले रहे थे और उन्होंने ही हमें जादुई भट्टी की सोने की ईंटें दी। शुक्रिया पिताजी, आप बहुत अच्छे जूते लाए मेरे लिए। अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ जी, साड़ी बहुत खूबसूरत है। अब हम सबको गरीबी में जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने नए बड़े से घर में चलेंगे। ये कहते ही हरिया जादुई भट्टी से सोने की ईंटों को लाकर उन्हें बेच देता है और एक आलीशान घर खरीदता है और अपना पुराना घर किसी गरीब बेसहारा को दे देता है। जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, बच्चे, भगवान तेरा भला करे जो तूने मुझे ये आशियाना दिया। ये तो मेरा फर्ज था अम्मा। आप कब तक बाहर ठंड में यूं ही रहती? मुझे कहीं और भी जाना है। मधु, चलो साथ में। पर अब कहाँ जाना है हमें? मेरी हालत जानती हो ना तुम। गरीबी में मैंने फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चों और गरीब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखा है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर उससे पहले हमें जादुई भट्टी पर जाना होगा। जी, मैं सोच रही हूँ उनके खाने का भी बंदोबस्त कर दूं। तभी सोना खत्म हो जाने पर हरिया मधु भट्टी में सीमेंट ईंटा बनाने का सामान डालते हैं, जिसके बाद जादुई रोशनी से सोने की ईंटें निकल कर आती हैं, जिसे बेचकर वो बहुत सारे कंबल, चादर और खाने का सामान लाकर जगह जगह बैठे गरीब बेसहारा लोगों को बांट देते हैं और दुआ देते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना सब कुछ दिया, वरना कोई किसी को आजकल भीख भी नहीं देता। अरे यार, ऐसा मत बोलिए। भगवान की दुआ से अब मेरे पास है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। हर हफ्ते आऊंगा अब मैं। ये लो बेटा, खाना खा लो, और चाहिए हो तो बता देना। आंटी, मेरे मम्मी पापा किसी ने खाना नहीं खाया, उनका खाना भी आप मुझे दे दो। ये लो। इस तरह दोनों पति पत्नी जरूरतमंद को खाना और कंबल बांट देते हैं। अगले हफ्ते हरिया अपने माता पिता और बेटी के हाथ से सबको सामान बांटता है। इस तरह जादुई भट्टी न सिर्फ उसकी जिंदगी में अपितु बाकी लोगों की जिंदगी में भी लाभदायक साबित होती है।